हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कोलगाउस के बचे हुए एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए विद केमिस्ट्री। देखिए जरा, डिटरमाइन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिटी डायलेशन। मतलब अनंत अनुता पर किसी एसिड या बेस या साल्ट के लिए इस तरह की गणना करना विद द हेल्प ऑफ कोलगाउस लॉ। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, किसी एसिड के लिए लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट, फोर एसिड। मान लीजिए हमारे पास क्या एसिड है, HA है। इसके लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जरा कैसे होगा। हाँ जी, सपोज दैट कोई एसिड है, जैसे मान लीजिए HA है। HA डिकम्पोज H प्लस और A माइनस। जब टाइम क्या है, टाइम इज 0 सेकेंड, तो द कंसंट्रेशन ऑफ HA यूनिटी, तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट टी टाइम, दैट मीन्स 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी है। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, इधर हो जाएगा अल्फा, इधर हो जाएगा अल्फा। व्हाट मीन्स ऑफ अल्फा? अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ है इस एसिड का, तो ये इसका क्या है अल्फा। अब बात करें एट इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो वो हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, इधर C अल्फा, इधर क्या है C अल्फा। और हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए C जो होता है वो क्या होता है 1/V, तो हम इसको 1/V में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट HA के लिए C1 माइनस अल्फा और प्लस के H प्लस के लिए C अल्फा और A माइनस के लिए क्या है भैया C अल्फा। अब हम यहाँ यूज करेंगे यूज ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स या फिर इसको बोलते हैं लॉ मास ऑफ एक्शन। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ एसिड है तो यहाँ हो जाएगा Ka। एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर है, हाँ जी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है HA। हम आगे मूव करेंगे तो आगे देखिए जरा क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल्स टू, तो यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है C अल्फा और A माइनस का C अल्फा, जबकि HA का कंसंट्रेशन क्या है C1 माइनस अल्फा। डन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ka इज इक्वल्स टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या है C से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो नॉर्मल कंडीशन पे जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए आया वो ये है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिटी डायल्यूशन। तो मैं क्या लिखूंगा भैया, ड्यूरिंग डायल्यूशन। जब सॉल्यूशन को डायल्यूट करवाएंगे ड्यूरिंग डायल्यूशन, तो क्या हो जाएगा अल्फा इज लेस देन 1, तो मैं हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय, हाँ जी 1 को लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। डन, यहाँ तक सबका, यहाँ तक किसी को डाउट? मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा, सबका क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ Ka डिवाइड बाई C। और मैंने सुना है C क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/V, तो C अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर Ka और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/V,
ऊपर जाएगा तो सी अल्फा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा के ए वी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वी। डन। तो यहाँ हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वापस जान लीजिए, कोई एसिड है, एसिड का डिकम्पोज होगा H प्लस और H माइनस में। तो यहाँ जब टाइम 0 सेकेंड होगा तो इनिशियली जो अमाउंट होगा क्या 1, इसका 0, इसका 0, रिएक्शन नहीं होगी। टाइम 30 सेकेंड तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो डिकम्पोज हो रहा है। इधर क्या है फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एंड A माइनस का अमाउंट है। एट इक्विलिब्रियम जहां कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी C1 माइनस अल्फा, C अल्फा यूज ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर LMA। ये क्या कहता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बराबर में के ए यहाँ पे क्या है एसिड। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा। ड्यूरिंग डायल्यूशन अल्फा इज लेस देन 1, तो क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1। तो यहाँ हो जाएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो हम इसकी सहायता से अल्फा से यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, सभी स्टूडेंट का क्लियर होगा। अब हम इसी को मद्देनजर रखते हुए इस इक्वेशन को हम पीएच से रिलेटेड करते हैं। पीएच से किस प्रकार से संबंधित करते हैं देखिए, सभी स्टूडेंट बने रहिए। अब भैया पीएच से रिलेटेड कर रहे हैं तो देखिए वी नो दैट हाँ जी हम जानते हैं pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस। और अभी हमने देखा H प्लस के लिए जो कंसंट्रेशन था वो क्या था C अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस बेस 10 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं C अल्फा। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन is taken in normality। किस में लेंगे नॉर्मेलिटी में, दैट मीन्स एन में। और हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बता दिए थे मैंने, एसिड के लिए, बेस के लिए और साल्ट के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10, इधर क्या आ जाएगा हाँ जी m इंटू एन फैक्टर और इंटू अल्फा अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो इस तरह से हम pH निकाल सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का pH विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलिटी या मोलरिटी की सहायता से निकाल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दे रखा है तो आप pH निकाल सकते हैं बिना झिझक के। इसी तरह हम बेस के लिए स्टडी करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो का एंजॉय लीजिए। जो है वो क्या है फॉर बेस के लिए क्या होगा, मान लीजिए बेस है BOH। तो वही बात सपोज दैट BOH डिकम्पोज इंटू B प्लस और यहाँ पे क्या है OH माइनस। वही एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इनिशियली अमाउंट यूनिट्स ये 0 ये 0, टाइम इज इक्वल टू T सेकेंड हाँ जी इनिशियली अमाउंट। अब नहीं, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगा तो क्या बोलेंगे 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई V। इधर अल्फा डिवाइड बाई V, अल्फा डिवाइड बाई V। हमने सुना है 1 बाई V इज इक्वल टू क्या होता है C। तो मैं क्या लिख सकता हूँ C 1 माइनस अल्फा C अल्फा। वही फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा KB यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट फॉर बेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा B प्लस, इधर क्या है OH माइनस डिवाइड बाई BOH प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास।
तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा, इधर सी अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, तो लिखेंगे के बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा सी 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ सी से क्या हो जाएगा सी कट, तो क्या हो जाएगा के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। दिस इज नॉर्मल कंडीशन पे के बी। अब क्या जाएगा ड्यूरिंग डायल्यूशन, जब इसको डायल्यूट कराएंगे तो अल्फा इज लेस देन 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1, तो हो जाएगा के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक डन सभी स्टूडेंट का, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। आगे देखिए, इसी हम के बी से हम अल्फा निकालें तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के बी डिवाइड बाई सी, और मैंने सुना है सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई वी, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बी, इधर क्या आ जाएगा वी, तो अल्फा इज इक्वल टू के बी, या फिर लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू हाँ जी के बी डिवाइड बाई सी। इस तरह से हम अल्फा निकाल सकते हैं, तो ये हमारा अल्फा निकल सकता है, ये यहाँ हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल सकता है। अब बेस के लिए हम क्या निकालते हैं पीओएच, क्या निकालते हैं पीओएच, तो कैसे निकालेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स देखिए जरा कैसे डिफाइन करेंगे पीओएच को। वी नो दैट हमने सुना है पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम OH का एक्टिव मास, और यहाँ हमने अभी देखा पीओएच के लिए जो OH का जो एक्टिव मास है वो क्या है सी अल्फा। अब यहाँ जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज टेकन इन नॉर्मलिटी टर्म्स, कौन से टर्म्स भैया नॉर्मलिटी, और मैंने सुना है किसी एसिड या बेस के लिए नॉर्मलिटी इनटू एन फैक्टर ये होता है, तो सीधा लाइजन करेंगे तो पीओएच इज इक्वल टू माइनस लोग बेस 10, यहाँ पर सी यहाँ पे क्या है एम इंटू एन फैक्टर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इस प्रकार से हम पीएच निकाल सकते हैं। ध्यान दें, हमें ये भी पता है वी नो दैट पीएच प्लस में पीओएच इज इक्वल टू कितना होता है 14, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हमें पीएच निकालना है तो 14 माइनस में पीओएच, यदि हमें पीओएच निकालना है तो क्या आ जाएगा 14 माइनस में पीएच। इसका ध्यान रखना है और इसको मद्देनजर रखते हुए हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो हमने कोलराउस का सेकेंड एप्लीकेशन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब एक छोटा सा है एप्लीकेशन नंबर 3, उसमें ये कहा गया है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसके लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट डेफिनेट कंसंट्रेशन पे दिया होगा, और साथ में आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन पे दिया होगा। तो उन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो हम थोड़ा सा उस पर लाइट डालते हैं कि थर्ड एप्लीकेशन में क्या बताया गया है, और फिर ये बताने के बाद हम सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को रिमूव करेंगे जो कि आपके सीबीएसई और आरबीसी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन एग्जाम में काम में आता है। तो सभी स्टूडेंट से यही अनुरोध है कि चैनल में बने रहिए और केमिस्ट्री का आनंद लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाँ जी, जब आपको मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेफिनेट कंसंट्रेशन पे दी हो तो क्या बोलेंगे, हाँ जी, मोलर कंडक्टिविटी एट डेफिनेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू
कैप एम और यहाँ पे सी। इसी तरह बात करूँ मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, वो किसके बराबर है? हाँ भाई, कैप एम और यहाँ पे डिनोट, या फिर लिख सकते हैं, कभी कभार ये लिखा होता है कैप एम इनफाइनाइट। तो क्या लिखे भैया? हाँ जी, सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, दैट मीन्स अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, हाँ भैया, लैम्डा एम सी डिवाइड बाई कैप एम डिनोट। ठीक, ये होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट मीन्स अल्फा कैप एम सी क्या है? डेफिनेट कंसंट्रेशन, और कैप एम इनफाइनाइट, ये क्या है? इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो ये इस प्रकार हम ये निकाल सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, देखिए जरा हम किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 5 × 10⁻⁵ Siemens same inverse. Calculate its dissociation constant, that means Ka, if molar conductivity at infinite for acetic acid is 250 Siemens semi square mole inverse। ये आपको दिया हुआ है, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो देखिए जरा, यहाँ आपको सोल्यूशन करने के बाद डायरेक्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ A, B, C और D, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है वो तो सोल्व करने से मालूम होगा। तो देखिए जरा कैसे सोल्व करते हैं। हाँ जी, तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें डाटा दिए हुए हैं, पहले वो डाटा लिख लीजिए, गिवन डाटा। हाँ जी, पहले क्या दिया हुआ? कप्पा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵, इधर क्या है? सीमेंस, इधर क्या हो जाएगा? सेमी इनवर्स, और यहाँ कैप एम इनफाइनाइट में दिया हुआ है 250 सीमेंस सेमी स्क्वायर और मॉल इनवर्स, और आपको यहाँ कंसंट्रेशन दी गई है 0.001 मोल पर लीटर, या मोल या प्रेस कर सकते हैं 10⁻³ मोल। आपसे पूछा क्या गया है? Ka क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? Ka को कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है Ka में जो अल्फा है वो फॉर्मूले में आएगा। तो दूसरा, जैसे अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन दे रखी है, लेकिन हमें डेफिनेट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेट कैप एम एट डेफिनेट कंसंट्रेशन, तो क्या लिख सकते हैं? कैप एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखिए जरा क्या आ जाएगा? कैप एम इज इक्वल टू कप्पा कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³ अभी मैंने बोला 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप एम 5 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैप एम इज इक्वल टू 50 सीमेंस सेमी स्क्वायर, और दैट मीन्स मॉल इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया भैया? कैप एम और एट डेफिनेट कंसंट्रेशन, दैट मीन्स सी पे हमें ऑब्टेन हो चुका है। अब हमें पता है, हाँ जी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है? तो अल्फा इज इक्वल टू कैप एम डेफिनेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैप एम इनफाइनाइट, तो अल्फा इज इक्वल टू 50 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइड बाय 250 सीमेंस सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये यहाँ से कट, ये 0, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.2। तो अल्फा वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0.2 आ चुकी है। अब इसको हमें क्या निकालना है? के निकालना है। क्या निकालना है? के। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट
हाँ जी, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू सी कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 3 इंटू अल्फा कितना है 0.2 की पावर 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या होगा 10 की पावर माइनस 3। अब देखिए 0.2 इंटू 0.2 इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो ये क्या हो जाएंगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सोल्व करने से ये आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 0.8। जब इसको और सोल्व करूंगा तो और सोल्व करने से क्या आएगा, ध्यान दो 10 की पावर माइनस 5 हो चुका है, और ये कितना भैया 4 डिवाइड बाई 0.8। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना है 0.2। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5, क्या आएगा भैया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। सोल्व करने पर क्या आएगा भैया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो हमने ऑप्शन में देखा अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0.2। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट हो चुका है। फिर हमारे पास क्या है के की वैल्यू आई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार हमने किसी भी एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट मीन्स डिसोसिएशन, और मोलर कंडक्टिविटी एट डेफिनेट कंसंट्रेशन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट pH ऑफ m/100 NaOH solution which is 100% dissociated, that means ionized in their aquatic solution. ऑप्शन नंबर ए pH is equal to 12, ऑप्शन नंबर बी pH is equal to 10, ऑप्शन नंबर सी pH is equal to 0.9, ऑप्शन नंबर डी is equal to pH is equal to 14। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पे आइए जरा। हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं ये बेस है या एसिड, तो बेस के लिए पीओएच क्या होता है, पीओएच इज इक्वल टू माइनस log base 10 m इंटू एन फैक्टर इंटू अल्फा। तो वैल्यू पुट करो पीओएच इज इक्वल टू माइनस log base 10। m की वैल्यू कितनी है, इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी सोल्व करें इसको 1 बाई एंड दैट क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 2 इंटू एन फैक्टर NaOH के लिए कितना होता है 1, और 100% आयनाइज है तो अल्फा की वैल्यू होने से क्या होगी 1, तो ये भी क्या है 1। तो POH इज इक्वल टू माइनस log base 10, इधर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। जब इसको हम मैथमेटिकली रूल से सोल्व करेंगे तो माइनस इधर क्या है माइनस 2, इधर क्या है log base 10, 10 की वैल्यू 1। तो POH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। POH कितना आ गया 2। हमसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है pH, तो यहाँ क्या लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। हाँ गाइस क्या जानते हो, तो क्या लिखोगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ लिखेंगे pH इज इक्वल टू 14 माइनस में POH। तो सोल्व करें pH इज इक्वल टू 14 माइनस में 2, दैट मीन्स इज इक्वल टू 12। तो यहाँ m/100 NaOH सॉल्यूशन का जो pH है वो कितना होगा 12 होगा। तो हमने इस तरह से इस NaOH सॉल्यूशन का pH हमने कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, साल्ट है यहाँ पे, इनके लिए मॉलर कंडक्टिविटी दी हुई है आपको, मॉलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है। तो ध्यान दें यहां पर दे रखा है लैम्डा एम डी नॉट 457 बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड के लिए कितना दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड के लिए कितना दे रखा है। आपसे पूछा गया है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी, वही तरीका अपनाना हमें। वी नो दैट जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम एन फैक्टर का यूज करेंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर कितना होता है 2, बेरियम क्लोराइड के लिए कितना होता है 2, और इसके लिए कितना होता है 1। निकाल सकते हैं, सभी साल्ट है तो चार्ज देख लेते हैं, कैटायन पे देख लो या फिर एनायन पे जो चार्ज उसको गुणा करते हैं इसके कोफिशिएंट से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको x p मानूं या x मानूं, मान लीजिए इसको मैं x मानता हूं, क्या मानता हूं x, तो इसको क्या मानूंगा y, इसको क्या मानूंगा z। तो सोल्व करेंगे, देखिए x डिवाइड बाई 2, ये इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा, इधर x डिवाइड बाई 2, इधर क्या है z डिवाइड बाई 1। और हम यहाँ देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें और सेकंड को घटा दें तो हमें NH4OH मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है लैम्डा EQ डिनोट NH4OH इज इक्वल टू Z प्लस, हाँ जी, x डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2 माइनस y डिवाइड बाई y। तो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, हाँ जी 2, इधर क्या है 2Z प्लस x माइनस y, इधर क्या हो जाएगा डिनोट EQ NH4OH। डन। यहाँ तक हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो सिंपल सा है, तो क्या करेंगे EQ डिनोट NH4OH इज इक्वल टू, हाँ जी 2 इंटू Z, Z की वैल्यू कितनी है, हाँ जी 2 इंटू 129.8 प्लस x की वैल्यू कितनी है 457.6 माइनस y की वैल्यू कितनी है 240.6 और डिवाइड बाय 2। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो करने पर देखिए ध्यान दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा EQ 4NH4OH इज इक्वल टू, अब 129.8 इंटू 2 तो कितने हो गए 259.6 प्लस 457.6 माइनस 240.6 डिवाइड बाई 2। अब 259.6 और प्लस 457.6 दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, हाँ भैया जोड़ो जल्दी से, ये काम तुम्हारा है जोड़ने का। हाँ भैया बताओ कितने आएंगे, 259.6 प्लस में 457.6 जोड़ने पर कितने आए जल्दी बताइए। तो यहाँ पे 717.2 माइनस 240.6 डिवाइड बाई 2। जब दोनों को हम क्या करेंगे, हाँ भैया सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर कितना आया जल्दी बताइए, जल्दी समय नहीं है जल्दी बताइए, हाँ जी गुड 476.6 डिवाइड बाई 2। जब इसको सोल्व करेंगे 476.6 को तो करेंगे तो कितना आएगा 238.3, कितना आएगा 238.3 सीमेंस सेमी स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ हमने देखा जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये 4NaOH के लिए वो कितना है 238.3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे जिसमें फैराडे लॉ और फैराडे से जो रिलेटेड है न्यूमेरिकल्स उनके बाद डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंटों को चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा लाइक जरूर देना, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं और आने वाली वीडियो में आपको नए नए न्यूमेरिकल्स विद ट्रिकली समझाएंगे। जय हिंद।